अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है। तो ऑर्डिनल अप्रोच किसने निकाली थी? ऑर्डिनल अप्रोच ये निकाली थी हिग्स एंड एलन, प्रोफेसर हिग्स एंड एलन। इनका कहना बिल्कुल मार्शल के ऑपोजिट था। ये नहीं कहते, ये मार्शल कहते थे कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर हिग्स और एलन का कहना था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजरेबल। यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती। हाँ, केवल हम इसे क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। तो इनका यही कहना था। लेकिन मार्शल का क्या कहना था? मार्शल का कहना था कि यूटिलिटी मेजरेबल होती है और रैंक तो दे ही सकते हैं, पर यूटिलिटी मेजरेबल भी होती है। यूटिल्स में भी होती है और रुपीज़ में भी होती है। लेकिन हिग्स और एलन का कहना था कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती, क्योंकि ये एक इंटरनल फीलिंग है, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। पर क्या हम यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं? हाँ, जैसे कोई कमोडिटी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है और कोई कमोडिटी हमें कम अच्छी लगती है, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। ओनली रैंक्स कैन बी असाइन। ये है मार्शल का कहना था, हिग्स और एलन का कहना था। तो इन्होंने क्या बोला कि इनके अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का जो तरीका इन्होंने बताया, वो तरीका था इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व मतलब नाम से ही लग रहा है कि इंडिफरेंस कर्व है। जैसे ये स्माइली आपको अभी इंडिफरेंस दिख रही है, इंडिफरेंस मतलब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सेम उसी अप्रोच पे ये वाला इंडिफरेंस कर्व हिग्स और एलन ने निकाला है। इनका ये कहना था कि अगर कोई भी पर्सन कोई दो कमोडिटी को कंज्यूम करता है, मान लेते हैं वो एक एप्पल लेता है और दूसरा बनाना लेता है। बनाना लेने पर अब मान लेते हैं अगर वो क्या करे, सपोज करते हैं अगर वो एक एप्पल खाता है और 10 बनाना एक साथ कंज्यूम करता है, मतलब वो कंज्यूमर का कम से कम एटलीस्ट इंडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटी को कंज्यूम करना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 कमोडिटीज़ मस्ट बी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो हमें 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना है, एटलीस्ट 2 कमोडिटीज़, तभी हम इंडिफरेंस कर्व निकाल पाएंगे। तो फिर से चलते हैं कि एक एप्पल खा रहा है और 10 बनाना। अब मान लेते हैं अगर वो एक एप्पल और 10 बनाना खाता है तो उसका पेट भर जाता है। फिर वो एप्पल बढ़ाता है और वो इसे 2 कर देता है। 2 करने के बाद उसे बनाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो मान लेते वो बनाना 6 कर देता है, तो तब भी उसका पेट उतना ही भरता है जितना एक एप्पल और 10 बनाना खाकर भर रहा था। अगर ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन दोनों में वो पर्सन इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट मतलब उसे चाहे ये कॉम्बिनेशन दे दो चाहे ये कॉम्बिनेशन दे दो, उसका पेट उतना ही भर रहा है, तो वो इंडिफरेंट है। दोनों कॉम्बिनेशन में दोनों से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर वो और कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना चाहता है जिससे उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। मान लेते हैं अगर उसने 3 एप्पल कर दिया, लेकिन बताओ बनाना फिर उसे कम करने पड़ेंगे। अगर बताओ 3 एप्पल करता है और बनाना कम नहीं करता, तो क्या उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं। अगर वो एप्पल बढ़ा रहा है तो उसे बनाना क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी उसे वैसा ही क्योंकि उसका पर्पस क्या है, उसका टारगेट क्या है कि उसे वही वाला सेटिस्फेक्शन चाहिए जो उसे प्रीवियस लेवल पे मिल रहा था। अगर वो 3 एप्पल करता है तो मान लेते हैं उसने बनाना भी कितने कर दिए? 3 कर दिए। फिर कोई और कॉम्बिनेशन, अगर वो 4 एप्पल करता है तो मान लेते हैं वो 2 बनाना खाता है। इससे हर लेवल पे उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसी को कहा जाता है कि वो यहाँ पे ऐसे 4 कॉम्बिनेशन आए हैं
जिसमें वो पर्सन इनडिफरेंट है। इन चारों कॉम्बिनेशन में से उसे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ पर एप्पल बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, इसीलिए एप्पल है गेनिंग यूनिट्स। और क्या बनाना कम होता जा रहा था? हाँ, इसीलिए हम बनाना को कहेंगे सेक्रीफाइसिंग यूनिट। एप्पल बढ़ाता जा रहा है और बनाना कम करता जा रहा है। अगर कोई बोले कि वो कितना बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है हर बार, तो इसी एनालिसिस को कहा जाता है एमआरएस। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। एमआरएस का फॉर्मूला होता है, एमआरएस किसका निकाल रहे हैं? एप्पल और बनाना का, मतलब एबी का। चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बताइए कि यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा? 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4। फिर अगली बार कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? एक एप्पल के लिए 3 बनाना सेक्रीफाइस करा। फिर अगली बार कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? केवल 1 बनाना सेक्रीफाइस करा। यानी क्या हर बार उसका बनाना वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है? ऐसा क्यों? पहली बार एक एप्पल लेने के लिए उसने 4 बनाना सेक्रीफाइस करा, लेकिन अगली बार जो है अगला एक एप्पल लेने के लिए उसने केवल 3 बनाना सेक्रीफाइस करा, और उसकी अगली बार एक एप्पल लेने के लिए उसने केवल 1 बनाना सेक्रीफाइस करा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हर बार एप्पल तो बढ़ते जा रहे हैं, तो एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है। बताओ, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास ज़्यादा होती है तो वो हमें कम अच्छी लगती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हमारे पास कम होती है तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। जब हमारा एप्पल बढ़ता जा रहा था तो एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही थी, लेकिन जब हमारे पास बनाना कम होता जा रहा है तो बनाना से मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। इसी कारण से हम हर बार बनाना सेक्रीफाइस तो करेंगे, लेकिन हर बार हमारा बनाना कम सेक्रीफाइस होगा। जैसे पहले मेरे पास जब 10 थे तो मेरे पास काफ़ी बनाना थे, तो मैंने फट से 4 सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन अब मेरे पास कितने बचे? 6 बचे। तो अगली बार मेरे पास कम बचे, जिसकी वजह से मैंने 3 बनाना केवल 3 ही सेक्रीफाइस करे। फिर उसके अगली बार मेरे पास और कम बचे, 3 ही बचे, तो मैंने केवल 1 सेक्रीफाइस किया। इसी कारण से, क्योंकि बनाना में मेरी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और इसमें एप्पल में मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है, इसीलिए एमआरएस हमेशा क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। एमआरएस हमेशा लगातार कंटिन्यूसली कम होता जाता है। अगर हम इसे एक ग्राफ में शो करें तो ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा? तो देखिए, इसके ग्राफ में जैसे हमारा एमआरएस क्या आ रहा था? 4, अगली बार आ रहा था 3, और नेक्स्ट राउंड में कितना आ रहा था? 1। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है इसी को एक ग्राफ में दिखाएंगे। बताइए, पहला कॉम्बिनेशन क्या था? पहला कॉम्बिनेशन था एप्पल और बनाना में। पहले क्या था? पहले था 1 एप्पल 10 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 3 एप्पल 3 बनाना, 4 एप्पल 2 बनाना। तो एमआरएस हमारा क्या आ रहा था? 4, 3, 1। ठीक है। अब हम इसे कैसे शो करते हैं ग्राफ में? तो ध्यान से देखेंगे ग्राफ। नीचे हम लेंगे एप्पल, मतलब नीचे हमेशा गेनिंग यूनिट आएगा, और ऊपर आएगा बनाना सेक्रीफाइस यूनिट। 0, 1, 2, 3, 4, और बनाना में हम 2-2 का गैप रख लेते हैं। 4, 6,
8, 10। अब यहाँ पे हम लोग अगर बनाएं, एक पहले कॉम्बिनेशन का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, सी, डी। ए कॉम्बिनेशन में एक एप्पल है और 10 बनाना है, तो ये रहा। 2 एप्पल है, 6 बनाना है। 3 एप्पल है, 3 बनाना है। 4 एप्पल है, 2 बनाना है। अगर मैं सारे पॉइंट्स को मर्ज कर दूं तो बताइए कुछ इस तरीके का शेप आ रहा है। इसी को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। कौन सा है ये? इंडिफरेंस। ये सभी कॉम्बिनेशन के मैंने नाम दे दिए और यही ग्राफ जो बना है इसी को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व को अगर लिखें कि इंडिफरेंस कर्व क्या है तो कहोगे इंडिफरेंस कर्व is a combination of two goods that can be consumed by a consumer to get, हम इसे ना इंडिफरेंस कर्व इज अ पॉसिबल, प्रोवाइड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ। इंडिफरेंस कर्व गिव्स वेरियस possible combinations of two goods that can be consumed by a consumer to get same satisfaction from each combination। बताओ क्या हमें हर कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है? हाँ। यानी इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व सिंपली हमें कोई भी 2 चीज़ें उठाओ और 2 चीज़ों को किस तरीके से आप किस कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, जिससे हर कॉम्बिनेशन से आपको कैसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? सेम। मतलब ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे थे कि इन 4 कॉम्बिनेशन में से उस कंज्यूमर को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, वो किसी में भी, वो सभी कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट रहेगा। उसे कोई कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, मोस्ट प्रेफरेबल नहीं है और कोई लेस प्रेफरेबल भी नहीं है, सबके सब इक्वल है। क्लियर? तो इसी को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। अब हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि बताओ इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन हैं क्या वो सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं? हाँ। ऑल combinations shown on indifference curves gives same satisfaction। ठीक है। क्या इसका MRS हमेशा लगातार कम होता है? इसी कारण से इसका जो शेप आता है वो कॉन्वेक्स शेप आता है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स शेप कर्व। क्यों आता है कॉन्वेक्स शेप? क्योंकि इसका MRS कंटिन्यूसली कम होता है ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है बताइए? क्या इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है? देखिए कभी भी किसी का भी कर्व अगर इस तरीके का आए इट मीन्स ये अपवर्ड स्लोपिंग है, और कोई कर्व अगर ऐसा आ रहा है इट मीन्स ये डाउनवर्ड है। तो बताइए इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इंडिफरेंस कर्व is a downward sloping curve
is a downward sloping curve due to inverse relationship, क्योंकि बनाना और एप्पल के बीच में कैसा रिलेशन था, इन्वर्स था। एप्पल बढ़ाते जा रहे थे तो बनाना हमें क्या करना पड़ रहा था, कम करना पड़ रहा था। ड्यू टू इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन commodity on x-axis and commodity on y-axis। यही रीज़न है कि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। और बताइए क्या है, तो कहा गया कि इसकी और प्रॉपर्टी क्या है। बोला एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व हम अगर एक साथ बनाएं तो और दोनों इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने अपने पास क्या करके रखा है, दो इंडिफरेंस कर्व हम एक साथ बना रहे हैं। जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व यूँ निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है। तो इस तरह से दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ये दो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व 1 पे ए और बी पॉइंट है, क्या वो दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं? हाँ। और इंडिफरेंस कर्व 2 पे ए और सी पॉइंट है, क्या ये दोनों भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं? हाँ। तो दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं और ए और सी भी सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू सी है, इट मीन्स बी इक्वल टू सी होना चाहिए, बी इक्वल टू सी भी होना चाहिए। पर क्या आपको बी इक्वल टू सी दिख रहा है? आंसर इज नो। बी सी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी और सी इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, बी सी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चाहे तो एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व उसको टच करता हुआ या नज़दीक से यूँ निकल जाएगा, या तीसरा इंडिफरेंस कर्व यूँ होगा या फिर यूँ निकल जाएगा, लेकिन कभी भी दो इंडिफरेंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देन टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, हमने ये प्रूफ भी कर दिया, हमने ये प्रूफ किया बिकॉज ए इक्वल टू बी and B A equal to C, but B doesn't equal to C. Hence it is proved that two indifference curve cannot intersect each other. आगे चलते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको मान लीजिए ऐसा है कि अगर कोई पर्सन एक एप्पल और 10 बनाना ना खा के वो अगर उसको ज़्यादा भूख लगती है तो वो मान लीजिए शुरुआती अपनी 5 एप्पल और 20 बनाना से करता है। तो ऐसे में उसका जो पहला कॉम्बिनेशन ही है, वो जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, क्या उससे ज़्यादा का स्टार्ट हो रहा है? हाँ, उससे ज़्यादा से स्टार्ट हो रहा है। तो अब उसका कॉम्बिनेशन, अब इस जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उससे ज़्यादा इस एग्जाम्पल में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसका पेट वो ज़्यादा खाता है। तो उसका पेट कब भरेगा? जब वो 5 एप्पल खाएगा और 20 बनाना खाएगा। अब अगर हम कम करना चाहते हैं तो यहीं से करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो 10 एप्पल कर देता है तो फिर उसके बाद बनाना कम कर देगा, मान लेते 12 कर देता है। फिर वो 15 एप्पल कर देता है तो वो कितना कर देगा? 6 बनाना कर देगा। फिर 20 एप्पल कर देगा तो वो 3 बनाना कर देगा। 25 एप्पल कर देगा तो वो 2 बनाना कर देगा। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो
मानते हैं थोड़ा सा ऊपर बनेगा। जैसे पहला वाला अगर यूं बन रहा था तो दूसरा वाला थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि फिर से अगर हम वो करते हैं कि कोई पर्सन का कॉम्बिनेशन क्या बैठता है कि वो तो खाता ही 10 एप्पल है, 10 एप्पल और 50 बनाना है, फिर 20 एप्पल तो ये कम कर देता है, ये 30 कर देता है, फिर ये 30 एप्पल तो ये 15 कर देता है, फिर ये 40 एप्पल तो ये 5 कर देता है, 5 कर देता है, 50 एप्पल तो ये 2 कर देता है। तो फिर इसका इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा और ऊपर बनेगा। फिर अगर कोई एक और पर्सन या खली आ जाए जो कि बहुत ज़्यादा खाता है तो फिर उसका क्या रहेगा, वो 10 एप्पल से शुरुआत नहीं करता, वो तो अपनी शुरुआती 50 एप्पल और 100 बनाना से करता है। तो बताओ उसका फिर इसी तरीके से कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या एक ही जगह एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं? यस, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में मैंने आपको कितने इंडिफरेंस कर्व दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिफरेंस कर्व दिख रहे हैं। तो एक इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो सब के सब हमें सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व 2 पे जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो इंडिफरेंस कर्व 1 से क्या देते हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। फिर इंडिफरेंस कर्व 2 के सारे कॉम्बिनेशन सेम देंगे, लेकिन इंडिफरेंस कर्व 3 के कॉम्बिनेशन 2 से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्लियर? तो हमेशा क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व जब हम एक ही ग्राफ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं तो उसे कहा जाता है इंडिफरेंस मैप, मतलब कलेक्शन ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व, collection of various indifference curve on a single map is called indifference map. ठीक है, collection of various indifference curve on a single map is called indifference map, and highest indifference curve always give highest satisfaction, always gives highest satisfaction. क्लियर? तो अच्छा, अगर किसी कंज्यूमर को ऑप्शन दिया जाए कि वो कौन सा इंडिफरेंस कर्व चूज़ करेगा, तो बताइए वो हमेशा कौन सा प्रेफर करेगा? अगर उसे इतने सारे में से एक ऑप्शन दिया जाए तो वो हमेशा इंडिफरेंस कर्व 8 लेगा, ठीक है। क्यों? और अच्छा, उसके ऊपर भी कोई इंडिफरेंस कर्व होता तो 9 होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता, जितना ऊपर होता तो वो कौन सा लेता? सबसे हाईएस्ट वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है, ठीक। अब देखिए, मैं आपको अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहले इंडिफरेंस कर्व पे मैं मान लीजिए 2 घर हैं, 2 घर और दो हाउस और एक कार, तो आप वो ज़्यादा पसंद करोगे, या आखिरी इंडिफरेंस कर्व पे 100 घर और 500 कारें हैं कि आप वो ज़्यादा पसंद करोगे? तो हम ज़्यादा वाला लेंगे। और उसके भी ऊपर कुछ और हो जाए, 800 घर और 8000 कारें हो जाए, तो हम वो लेना पसंद करेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उसे हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो इसी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है इंडिफरेंस मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मतलब आप क्या लिखोगे कि एक कंज्यूमर हमेशा हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक का मतलब होता है क्योंकि उससे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगला कंसेप्ट है बजट लाइन। ये बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन क्या शो करता है? मान लीजिए एक पर्सन जो है 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने चाहता है। एक मान लेते हैं, फिर से एक एप्पल लेता है और एक बनाना लेता है।
एप्पल का प्राइस मार्केट में 5 रुपये का चल रहा है और बनाना का प्राइस मार्केट में 2 रुपये चल रहा है, और उसकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम है 20 रुपये। तो अगर वो अपने 20 रुपये पूरे एप्पल में खर्च कर दे या पूरे बनाना में खर्च कर दे, तो मुझे बताइए वो कितने बनाना खरीद पाएगा। तो वो 10 बनाना खरीद लेगा, लेकिन उस समय एप्पल बिल्कुल भी खरीद नहीं पाएगा। फिर मान लेते अगर वो 1 एप्पल खरीदता है तो फिर वो कितने बनाना खरीद पाएगा। हम इसे अगर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो हम इसे 4 कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 1 एप्पल ले लेता है तो 8 बनाना ले लेता है। अगर वो 2 एप्पल ले लेगा तो फिर ऐसे में कितने बनाना ले पाएगा, उसके 8 रुपये जा चुके हैं तो 6 बनाना लेगा। 3 एप्पल लेगा तो 8 रुपये बचे हैं तो 4 बनाना ले पाएगा। 4 एप्पल लेगा तो 2 बनाना ले पाएगा। 5 एप्पल लेगा तो बनाना कुछ भी नहीं ले पाएगा। ठीक, मतलब वो अपनी इनकम को किस किस तरह से खर्च कर सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं। अगर वो उन्हीं 2 कमोडिटीज़ के बीच में अपनी टोटल इनकम खर्च करता है, कौन सी 2 कमोडिटी, वही 2 कमोडिटी जिनके बीच में वो इंडिफरेंस कर्व निकाल रहा था, उन्हीं 2 कमोडिटी के बीच में अगर वो अपने 20 रुपये खर्च करता है तो किस तरह से खर्च करेगा। लेकिन याद रखना कि हमें इस तरीके से खर्च करना है जिससे हमारे पूरे 20 रुपये खर्च हो जाएं एप्पल और बनाना पर। तो मान लीजिए ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई एफ। क्या हर कॉम्बिनेशन में उसके पूरे 20 रुपये चले जा रहे थे, पूरे 20 रुपये उसके हर कॉम्बिनेशन में खर्च हो गए। ठीक, तो यहाँ पे कितने हो गए, 20 रुपये खर्च हो गए, यहाँ पे भी 20 रुपये खर्च हो गए, यहाँ पे भी पूरे 20 रुपये खर्च हो गए। हर कॉम्बिनेशन में उसके पूरे 20 रुपये खर्च हो गए। अब देखिए अगर हम इसे ग्राफ में बनाएं तो देखिए ये ग्राफ तो एक आपका प्रीव्यू है या एक फॉर्मेट है। अगर हम इस साल अपने इस एग्जाम्पल को ग्राफ में बनाएं तो किस तरह से बनेगा। हमने क्या करा, अगेन यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, गेनिंग यूनिट्स रहेंगी और दूसरी तरफ हमारा सेक्रीफाइस यूनिट। तो 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। 0 एप्पल है तो 10 बनाना है, 1 एप्पल है तो 8 बनाना है, 2 एप्पल है तो 6 बनाना है, 3 एप्पल है तो 4 बनाना है, 4 एप्पल है तो 2 बनाना है और 5 एप्पल है तो 0 बनाना है। बताइए, हम सारी लाइंस को मर्ज कर देते हैं आपस में। अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो एक प्रॉपर लाइन और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इसी को कहा जाता है बजट लाइन। अगर कोई एक्सप्लेन करे कि बजट लाइन है क्या, तो मुझे बताओ। हम बजट लाइन shows various combination of 2 goods that a consumer can purchase by spending his whole income। क्या आपको लगता है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी बजट लाइन के बाहर नहीं जा पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो हमेशा उसे कहाँ रहना पड़ेगा, बजट लाइन के अंदर रह सकता है। बजट लाइन पर भी रह सकता है। क्या उसके अंदर का भी कोई पॉइंट अचीव कर सकता है? हाँ, क्योंकि वो उसके बजट के अंदर है। पर वो बजट लाइन का ऊपर का कोई भी पॉइंट उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, नॉट अफोर्डेबल। लेकिन बजट लाइन के अंदर अफोर्डेबल है। पर अगर उसकी बताओ इनकम बढ़ जाए और 20 रुपये से 40 रुपये हो जाए, तब तो मानते हो उसकी बजट लाइन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तब उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। और बताइए अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो उसकी बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगेन जो नई बजट लाइन आई उसके भी ऊपर नहीं जा सकते पर उसके नीचे रह सकते हैं। जब ये वाली बजट लाइन आई तो इसके ऊपर आ सकते हैं, नहीं आ सकते पर नीचे रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बजट लाइन शिफ्ट तो हो सकती है, लेकिन एक बार अगर बजट लाइन ड्रॉ हो गई तो उसके ऊपर हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके नीचे हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बजट लाइन एक तरह की बाउंड्री लाइन है। क्लियर? अगर बजट लाइन को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम बोलेंगे बजट लाइन
budget line shows various combination of two goods that a consumer can purchase. A consumer can purchase two goods that a consumer can purchase by spending his whole income. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि उसकी इनकम बचनी नहीं चाहिए, उसकी इनकम सेव नहीं होनी चाहिए, उसकी इनकम पूरी की पूरी खर्च हो जानी चाहिए. ठीक, क्लियर बजट लाइन. फिर हमने क्या देखा? शिफ्ट इन बजट लाइन. बताइए शिफ्ट इन बजट लाइन कब होता है? जब इनकम डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है. तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्या मेरी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी? हाँ, मेरी बजट लाइन कैसी शिफ्ट हो रही थी? राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी. ये मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था. और जब मेरी डिक्रीज हो रहा था तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट. तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज इन इनकम है, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब डिक्रीज इन इनकम है. राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स इंक्रीज इन इनकम, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज इन इनकम. लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स डिक्रीज इन इनकम. पर ये शिफ्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब चेंज कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट केवल इनकम में चेंज होना चाहिए. प्रोवाइडेड दैट शिफ्ट इज ओनली पॉसिबल whenever changes are occurred only at income level, not on price level. क्योंकि अगर बताओ प्राइस लेवल पे भी चेंजेस होगा और तो भले इनकम बढ़ भी जाए तो भी हमारी परचेसिंग पावर तो उतनी हो सकता है उतनी ही रहे. क्योंकि अगर इनकम बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो पहले भी हम उतनी यूनिट खरीद पा रहे थे और हो सकता है इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम उतनी ही यूनिट खरीद पाएँ. तो इससे हमारा शिफ्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट शिफ्ट 100% कब हो पाएगा? जब जो है केवल इनकम में चेंज हो पर कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज ना हो. ठीक है.